जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी क्लास 12th अनसॉल्व्ड पेपर 2025 सेट नंबर 7 पेपर कोड दिया है हमारे पास 348 का के एम का पार्ट नंबर 4 हल करने वाले हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने हल करवा दिया था और तुम्हें 70 में से 70 नंबर लाने हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और इस चैनल पर हमने 2025 के सारे सेट पेपर करवा दिए हैं और जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो और आपका बेहतर रिजल्ट निकले। तो आज के इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 8 यानी पार्ट 4 में हम प्रश्न नंबर 8 जीवन की उत्पत्ति से संबंधित ओपेरेंट के सिद्धांत को समझाइए। और अथवा में दिया है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, वर्णांधता और थैलेसीमिया। और प्रश्न नंबर 9 पूछ रहा है कि आनुवंशिक पदार्थ की खोज पर एक निबंध लिखिए। और अथवा में प्रश्न दिया है कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसको कैसे संरक्षित किया जा सकता है। तो बिना देरी किए हुए इनको एक एक करके हल करते हैं। तो हमारे पास प्रश्न नंबर दिया है 8 यानी जीवन की उत्पत्ति संबंधी एस.एल. मिलर का प्रयोग। तो एस यानी इसे हम मिलर का प्रयोग भी कहते हैं। तो मिलर का प्रयोग में क्या बताया गया है, इसको देखते हैं। तो स्टैनले मिलर नामक वैज्ञानिक ने जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में एक प्रयोग किया। उन्होंने प्राचीन पृथ्वी पर पाए जाने वाले वातावरण की परिस्थितियों को प्रयोगशाला में उत्पन्न किया। मिलर ने बड़े फ्लास्क में मेथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन गैस को 2:1:2 के अनुपात में मिलाया। गैसीय मिश्रण को टंगस्टन के इलेक्ट्रोड द्वारा गर्म किया गया। दूसरे फ्लास्क में जल को उबालकर जलवाष्प बनाई, जिसे एक मुड़ी हुई कांच की नली द्वारा बड़े फ्लास्क में प्रवाहित किया। आगे देखते हैं। तो इसके बाद दोनों के मिलने से बने मिश्रण को कंडेंसर द्वारा ठंडा किया गया। ठंडे मिश्रण को एक यू आकार के नली में एकत्रित किया गया जो गंदे लाल रंग का द्रव था। एक सप्ताह तक इस प्रयोग को करने के बाद इसका निरीक्षण करने पर इसमें ग्लाइसिन, एलेनिन नामक अमीनो अम्ल तथा अन्य जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो गया था। तो इसको चित्र के सहायता से देखते हैं। तो क्या किया, स्टैनले मिलर ने एक बड़ा फ्लास्क लिया जिसमें मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का मिश्रण लिया और उसे इलेक्ट्रोड की सहायता से गर्म किया। और दूसरे में क्या किया, जलवाष्प को लिया और उसे गर्म किया और यू आकार की नली से गुजारा और उसे कंडीशनर में ठंडा किया। तो एक गंदा मिश्रण प्राप्त हुआ और उससे क्या हुआ, एक सप्ताह तक इस प्रयोग करने के बाद क्या प्राप्त हुआ, ग्लाइसिन, एलेनिन नामक अमीनो अम्ल तथा अन्य जटिल कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुए या इनका निर्माण हुआ, जिससे पता चला कि इसी से आदि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई है। आप लोग इस चित्र को आसानी से बना सकते हैं। एक बार बनाने का प्रयास करेंगे दोबारा जरूर बन जाएगा। इसमें इलेक्ट्रोड विसर्जन है, ये इलेक्ट्रोड है और ये कंडीशनर है और इसमें गैसों का मिश्रण है, ये जलवाष्प है, उबलता हुआ जल है और ये लगी इसमें टोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न टिप्पणी लिखना था वर्णांधता पर। तो हेडिंग डालेंगे वर्णांधता और लिखेंगे वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। इसका जीन एक्स लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, वह अप्रभावी होता है और मादा इसकी वाहक होती है। वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति को रेलवे में नियुक्त नहीं किया जाता है क्योंकि वह रेलवे सिग्नल पहचानने में सक्षम नहीं होता है। और इसके साथ दूसरी टिप्पणी लिखना था थैलेसीमिया पर। तो थैलेसीमिया क्या है, इसको देखते हैं। तो थैलेसीमिया के कारण शरीर में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और ऑक्सीजन ले जाने में इनकी मदद करता है। प्राप्त हीमोग्लोबिन या लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से एनीमिया नामक
स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इससे थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। यानी जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, इसमें क्या होता है, एनीमिया रोग यानी रक्त की कमी हो जाती है। इससे क्या होता है, थकान और कमजोरी महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, आनुवांशिक पदार्थ की खोज पर एक निबंध लिखिए। तो बिना देरी के इसको आंसर को देखते हैं। आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए की खोज जीव विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी घटना है, जिसमें वंशानुगत लक्षणों के स्थानांतरण के रहस्यों को उजागर किया। फ्रेडरिच मिसर यानी 1869 फ्रेडरिच मिसर ने पहली बार न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए की खोज की, लेकिन इसकी पुष्टि एवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी के प्रयोगों और बाद में हर्शे एवं चेज के प्रयोगों से हुई। 1953 में वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए की डबल हेलिकेज संरचना ने इसे स्थापित किया। अब देखते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ की खोज एक क्रमिक विकास। तो इसमें पहली हेडिंग डालेंगे प्रारंभिक खोज, यानी सबसे पहले किसने खोजा, सन 1869 में। प्रारंभिक खोज सन 1869 में। तो स्विस चिकित्सक फ्रेडरिच मिसर ने मवाद कोशिकाओं यानी पश्च कोशिकाओं के नाभिक यानी न्यूक्लियस में एक अम्लीय पदार्थ पाया, जिसे उन्होंने न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। बाद में इसे न्यूक्लिक एसिड कहा गया। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग 1928। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने निमोनिया पैदा करने वाले बैक्टीरिया पर प्रयोग करते हुए पाया कि ऊष्मामृत यानी हीट किल्ड घातक बैक्टीरिया के कुछ अंश जीवित गैर घातक बैक्टीरिया को घातक बना देते हैं। इन्होंने इसे रूपांतरण सिद्धांत कहा। तीसरी हेडिंग डालेंगे डीएनए की आनुवांशिक पदार्थ है, यानी डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। 1944 एवेरी मैक्लियोड और मैकार्टी ने सिद्ध किया कि ग्रिफिथ के प्रयोग में जो रूपांतरण सिद्धांत था वह प्रोटीन नहीं बल्कि डीएनए था। और चौथी जो हेडिंग है वह हर्शे चेज का प्रयोग सन 1952। तो अल्फ्रेड हर्शे और मोर्था चेज ने जीवाणुभोजी यानी बैक्टीरियोफेज पर रेडियोधर्मी ट्रेसर का उपयोग करके साबित किया कि केवल डीएनए ही बैक्टीरिया में प्रवेश करता है और संक्रमित करता है, प्रोटीन नहीं। और पांचवी हेडिंग डालेंगे वाटसन क्रिक मॉडल यानी 1953। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने रोसलिंड फ्रैंकलिन के डेटा का उपयोग करके डीएनए की डबल हेलिकेज यानी द्विकुंडलीय संरचना दी। इससे यह समझ में आया कि डीएनए कैसे जानकारी संग्रहित करता है और अपनी प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन बनाता है। अब इसके बाद हेडिंग डालेंगे आनुवांशिक पदार्थ का महत्व, और इसमें लिखेंगे डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जीवों के लक्षणों को नियंत्रित करता है और इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। इस खोज के कारण ही चिकित्सा, आनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग और फसलों के सुधार में अभूतपूर्व प्रगति संभव हो पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसको कैसे संरक्षित किया जा सकता है। तो इस हेडिंग डालेंगे, उत्तर में हेडिंग डालेंगे जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। तो इसको देखते हैं बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। तो IUCN यानी IUCN के अनुसार 15 लाख से भी अधिक प्रकार के जीवों ब्रैकेट में लिखे जंतु एवं पादप जातियां जिनकी हमें जानकारी है पृथ्वी पर बताई गई हैं। यह भी निश्चित ही है कि इनके अतिरिक्त अनेक जातियों के जंतु एवं पादप जिनके बारे में अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है, वे भी अवश्य होंगे। कई जीव जातियां मानव संरक्षण में फसलों के रूप में या घरेलू पशुओं के रूप में सदियों से उगाई या पाली जा रही हैं। इस प्रकार विश्व में अथवा किसी स्थान विशेष पर विभिन्न जातियों का पाया जाना जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी कहलाता है या कहलाती है। आगे देखेंगे कि जीवों में मिलने वाली इस विविधता के कारण ही
प्रकृति में संतुलन बना रहता है और संपूर्ण पारितंत्र की खाद्य आपूर्ति होती है। जैव विविधता का मूल कारण जीवों में मिलने वाली आनुवंशिक विभिन्नताएं हैं। इस प्रकार इसे आनुवंशिक विविधता भी कह सकते हैं। फिर भी विभिन्न भौगोलिक तथा पारिस्थितिक विभिन्नताओं के कारण भी जातियों में विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। इसके बाद डालेंगे हेडिंग वैज्ञानिकों के अनुसार, और इसमें लिखेंगे जैव विविधता शब्द का उपयोग पारितंत्र की विविधता प्रजातियों के बीच विविध तथा आनुवंशिक विविधता के लिए किया है, अथवा इसकी सरल परिभाषा हो सकती है विश्व में पाए जाने वाले समस्त जंतुओं और पादपों का एक साथ जीवन यापन जैव विविधता कहलाता है। अब देखेंगे आगे कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम W.H. रोजर ने सन 1985 में किया था। और आगे लिखेंगे कि भारत जैव विविधता का एक मुख्य केंद्र है, जहां पर 167 से भी अधिक मुख्य पादप जातियों और पालतू पशुओं का उद्गम हुआ है। ऐसी कुछ फसलें हैं जो भारत में उत्पन्न हुई और यहां से सारे विश्व में फैली। वे हैं चावल, गन्ना, सेम, जूट, आम, नींबू, केला, ज्वार, बाजरा, विभिन्न मिर्च, औषधि एवं आभूषणात्मक पौधे। विश्व में कोई भी देश जैव विविधता का इतना धनी नहीं है जितना कि भारत देश है। और आगे हेडिंग लिखेंगे कि जैव विविधता संरक्षण की नीतियां। तो नीतियां निम्न नीतियां हैं। तो इसमें फर्स्ट नीति लिखेंगे जंतुओं के प्राकृतिक आवास वनों का संरक्षण। तो इसमें लिखेंगे वन्य जीव जातियों का अनेक प्राकृतिक आवासों के साथ साथ कृत्रिम आवासों में मनुष्य के नियंत्रण में, जैसे जूलॉजिकल पार्क एवं वनस्पतिक उद्यानों में संरक्षित करना चाहिए। इन्हें विकसित किया जाना चाहिए। दूसरा लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे संरक्षण कार्यक्रमों में प्राथमिकता। तो इसमें लिखेंगे अन्य जातियों की बजाय संकटग्रस्त जातियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इनमें से भी क्रांतिक या अति संकटग्रस्त जातियों को अति संवेदनशील जाति से पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। बाद में दुर्लभ जातियों को उस जाति पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो अपने वंश को संरक्षित किए हुए है। अगली हेडिंग डालेंगे कानून द्वारा संरक्षण। तो जंतुओं की जो जातियां विलुप्त होने के कगार पर खड़ी हैं या उनके शिकार पर तथा उन्हें किसी भी प्रकार से नष्ट करने पर वैधानिक प्रतिबंध लगाना चाहिए। और चौथी नीति है वन्य जीवों पर शोध कार्य। तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए शोध कार्य किए जाने चाहिए, ताकि जिन कारणों से उनका विलुप्तीकरण होता है उन्हें जाना जा सके या पता लगाया जा सके। यानी किस कारण जीव क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, उसका कारण क्या है, इसका पता लगाया जा सके। नेक्स्ट नीति है, पांचवी नीति है कि जंतु शरण स्थल एवं पार्कों की स्थापना। तो इसमें लिखेंगे जीवों विशेषकर जंतुओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर जंतु शरण स्थल या सेंचुरियन बनानी चाहिए। वहां पर जंतुओं की सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय पार्कों एवं अभयारण्यों की स्थापना करनी चाहिए। जंतुओं के सूक्ष्म आवासों यानी पोषण क्षेत्रों, प्रजनन स्थल, विश्राम स्थल को इस प्रकार सुरक्षित किया जाए कि वहां ये प्रजनन कर सकें। और छठी नीति है कि जंतुओं के चिकित्सालय तथा रोगों से सुरक्षा। तो सभी जंतुओं की चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। जंगली पौधों को रोग मुक्त करने की तकनीक को विकसित करना चाहिए। और सातवीं है शिकारियों पर नियंत्रण। केवल लाइसेंसधारी व्यक्ति को ही जानवरों को उचित दशा में मारने देना चाहिए। प्रजनन काल में शिकार के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। वन्य जंतुओं के शिकार पर सामान्यतः प्रतिबंध होना चाहिए और अवैध शिकार के लिए कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए।
इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि हमारे वीडियो से तुम्हें थोड़ी भी हेल्प मिल रही हो तो वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, जिससे उनके भी परीक्षा में अच्छे मार्क्स आ सकें। बायोलॉजी का हमने सारा कुछ करा दिया है, यानी 2025 के सारे सेट पेपर करा दिया है और हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं आप, जिससे अपनी तैयारी को बेहतर और बना सकते हैं। और वीडियो को जरूर शेयर करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।